कैलकुलस divided into two parts. It is divided into two parts. First है differentiation या differential calculus भी बोल देते हैं. Second है integration. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. अब नोट कीजिएगा, डिफरेंशिएशन मीन्स टू स्प्लिट अप डिफरेंशिएशन मीन्स to split up and integration differentiation means to split up and integration means to add up. डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आपको कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप उसको स्प्लिट करके छोटे में डिवाइड कर सकें. और इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, छोटे छोटे टुकड़े दे रखे हैं, उनको ऐड करके आप बड़ा बना सकें, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. तो बड़ी कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सरफेस एरिया है, तो उसको तोड़कर अपने छोटे छोटे सरफेस एरियाज में डिवाइड कर दिया. तो वो जो छोटे छोटे एरियाज हैं, वो जो छोटे छोटे टुकड़े तैयार हुए, उनको तो सबको हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल एलिमेंट्स. तो वो तो सारा आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन वाली कैटेगरी में. और इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको ऐड करके हमने बड़ा बना दिया, तो वो क्या रहेगा इंटीग्रेशन. अब देखिएगा, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के कुछ जो है वो बेसिक फॉर्मूले नोट कीजिएगा. फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन. किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में तोड़ने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. अब इसके फॉर्मूले हैं. हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दे रखा है. अगर मान लीजिए कोई कहे कि इसके छोटे छोटे टुकड़ा करो, तो हम उसको बीच में से फाड़ देंगे, फिर एक के ऊपर एक करके फिर और फाड़ देंगे, फिर और फाड़ देंगे, करते जाएंगे. तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फिजिकली तोड़ सकते हैं. लेकिन जब बात करी जाती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का मतलब क्या है वो हमको नहीं पता कि उनको कैसे तोड़ेंगे. तो उनके लिए फॉर्मूले डिफाइंड है. ठीक है. अच्छा, डिटेल में जो इसको करना होगा डिफरेंशिएशन को, वो आप 12th क्लास में करेंगे, 11th क्लास में नहीं है. ठीक है. लिमिट्स वाला एक चैप्टर है, उसी का फर्दर एक्सटेंशन है जो आप 12th में करेंगे. तो फिलहाल हमको देखना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छोटे पार्ट्स में तोड़ना. और वो छोटे पार्ट्स में तोड़ना किस तरीके से तोड़ा जाता है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं. देखिएगा, पहला फॉर्मूला है, हमें किसी का भी अगर डिफरेंशियल करना होता है तो हम लिखते हैं उसके आगे d/dx. जैसे कि हमने, जैसे मान लीजिए हमको एक एंगल दे रखा था शुरुआत में. मान लीजिए आप देखिए, जब हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करी थी, तो हमको एक एंगल दे रखा था 30 डिग्री. कोई कहे कि इसका साइनोसॉइड निकालिए, तो साइनोसॉइड का मतलब क्या है कि उसका साइन निकालना है. तो ये हो गया साइन 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, सीधा सीधा 1/2. कोई कहता है कि इसका टेंजेंट निकालना है, तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/√3. तो इसका मतलब आपको किसी का टेंजेंट निकालना है तो आप सामने tan लिख देंगे, आपको किसी का साइनोसॉइड निकालना है तो आप सामने साइन लिख देंगे. इसी तरीके से जब आपसे कोई कहे कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है, तो आप उसके सामने d/dx लिख देंगे. इसका मतलब क्या है डिटेल में वो आराम से समझाऊंगा. फिलहाल लिखिए d/dx ऑफ k. k क्या है, कोई भी कांस्टेंट. k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, एनीथिंग. तो वो कोई कांस्टेंट है. अच्छा, कांस्टेंट का पता कैसे चलता है ये देखना ज़रूरी है. कांस्टेंट का पता ऐसे चलता है कि जो भी नंबर, जो भी x वाला एक्सप्रेशन अगर है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है d/dx, तो अगर x वाला कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, इधर वो x हो या x² हो या x³ हो या x⁴ हो,
कुछ भी नंबर अगर हमको दे रखा है तब तो वो कहलाएगा वेरिएबल, तब तो वो वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन x के अलावा कोई भी नंबर हमको दे रखा है तो वो आ जाएगा कांस्टेंट की कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिफरेंशियल में हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मान लीजिए d/dt लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए कोई एक्सप्रेशन t² + 3, अब यहाँ पर क्या है, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर t² + 3 लिखा हुआ आ जाए तो ये जो t² है ये तो वेरिएबल वाला टर्म है और जो 3 है ये कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर सिर्फ मेरे पास x के अलावा कोई भी टर्म लिखी हुई है तो वो कांस्टेंट है, और ऐसे कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। सेकंड, d/dx ऑफ x, अगर सिर्फ x का मैं डिफरेंशियल निकालता हूँ तो वो होता है 1। थर्ड, d/dx ऑफ x की पावर n, ये तीसरा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद चौथा है कि d/dx ऑफ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की भी हमको ज़रूरत पड़ती है कि d/dx अगर sin x का निकालना है तो ये होता है cos x। फिर पांचवा नोट करिए, d/dx अगर cos x का निकालना है तो ये होता है -sin x, ठीक। अच्छा, अगला देखिएगा, ऐसे ही d/dx अगर tan x का निकालना है तो ये होता है sec² x। फिर d/dx अगर sin cos tan, अगर sec x का निकालना है तो ये होता है sec x tan x। d/dx अगर cot x का निकालना है ये होता है -cos x²x। d/dx अगर cosec x का निकालना है तो ये होता है -cosec x cot x। फिर एक नई टर्म आएगी आप लोगों के लिए, सारे CBSE से ही, किसी ने 10th ICSE से कराओ नहीं, ठीक है। ICSE वालों को क्योंकि ये पता रहता है, एक नई टर्म आती है लॉगरिथम, तो आप लिखेंगे d/dx ऑफ log x। ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा उसको आगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं बताएंगे, ठीक है। 10th 12th में खूब ज़रूरत पड़ेगी, अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो बताएंगे। फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला लिखिए d/dx ऑफ log x। ये मैंने पढ़ा, pH वैल्यू में पढ़ा था ये। हाँ, ये pH वैल्यू में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। d/dx ऑफ log x ये होता है 1/x। इसी तरीके से 11th फॉर्मूला d/dx ऑफ e की पावर x ये होता है log x तो ln x से बोलते हैं। बहुत मामूली सा अंतर है, बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। d/dx ऑफ e की पावर x ये होता है e की पावर x log e, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इन तीनों पर तो मैं आता हूँ अभी। फिलहाल ये है कि अगर कोई ये कांस्टेंट दे रखा है उसका डिफरेंशियल निकालने के लिए बोलते हैं तो वो आएगा 0। अगर सिर्फ x दे रखा है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे dx/dx, तो dx/dx कट जाएगा, बना जाएगा। तो d/dx ऑफ x अगर है तो वो भी बन जाएगा। d/dx ऑफ x की पावर n ये हो जाएगा nx की पावर n-1। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। अगर sin x का डिफरेंशियल है तो cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल है तो -sin x हो जाएगा, tan x का है तो sec²x, sec x का sec x tan x, cot x का -cos x²x, cosec x का -cosec x cot x। ये सीधे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अच्छा, इनका डेरिवेशन भी है सभी फॉर्मूलों का। इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन जो है वो 11th क्लास में ही करना है आपको, और 11th क्लास में करना है, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है, आखिरी चैप्टर जो मैथ्स में है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बायो वालों को तो वो भी करने की जरूरत है। तो देखिएगा, अब मैं लॉग की बात करता हूँ। लॉग क्या होता है, एक नंबर है, होता है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए ना
लॉगरिथमिक चार्ट्स आया करते थे पहले, जैसे आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स से क्या होता है कि जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, तो वो जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो जाता है आज, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमको बड़े बड़े चार्ट्स लिए लिख कर बैठा करते थे। आपने अगर कोई पुरानी फिल्म देखी हो, कोई साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी टेबल पर बड़ा सा चार्ट रखा हुआ है, वो उस पर नंबर्स मैच कर रहा है और फिर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। तो वो जो कैलकुलेशंस होती थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, जैसे लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेज हैं, जो स्पेस में डिस्टेंसेज नापे जाते हैं, तो वो लॉगरिथमिक चार्ट्स की हेल्प से करा जाता है। अब लॉग में क्या होता है, लॉग में ना, लॉग में दो चीज़ें लेकर चलते हैं। एक तो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस में 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इसको हम नेचुरल लॉग LN भी बोल सकते हैं। LN का मतलब नेचुरल लॉग होता है, और ये होता है अगर सिर्फ लॉग लिख रहे हैं तो बेस में 10 लिखते हैं। जनरली फ्री हैंड में लिखते हुए हम LN को ही लॉग लिख देते हैं, हम LN को ही लॉग लिख देते हैं। LN का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग में क्या होता है, नेचुरल लॉग में जैसे लॉग जो है, लॉग में बेस होता है 10। बेस 10 का मतलब क्या है कि दुनिया में नंबर कितने हैं, जो हम नॉर्मली जो नंबर पढ़ते हैं वो नंबर कितने हैं, 10 नंबर है बस। डेसिमल नंबर सिस्टम, DEC, डेक इज फॉर 10, ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ठीक है। होता था ना वो, 1 का मतलब मीथ, 2 का मतलब ईथ, और 3 का मतलब प्रॉप, ब्यूट, ये सब करा था। तो 10 का मतलब क्या था, डेक था, ठीक है। तो वो डेक जो है, उस डेक से ही डेसिमल बना है, उसी से डेसिमल बना है। तो दुनिया में जो नंबर कॉमनली स्टडीड जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो 10 नंबर है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हो गए, और 1 नंबर हो गया, 1 डिजिट हो गई 0, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं नेचुरल लॉग की, तो नेचुरल लॉग में ये होता है कि नेचुरल लॉग में सारे नंबर आ गए, बीच के पॉइंट्स वाले नंबर भी आ गए, बीच के पॉइंट्स वाले नंबर भी आ गए। तो नेचुरल लॉग जनरली केमिस्ट्री में यूज़ होगा, आप ये देखेंगे नेचुरल लॉग शायद कुछ फॉर्मूला में भी LN लिखा हुआ होगा। तो अगर कहीं कहीं पर LN लिख दिया है और कहीं कहीं पर लॉग लिख दिया है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कहीं कहीं पर LN और लॉग लिख दिया है तो दोनों में अंतर होता है कि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2.303 से आप लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू नेचुरल लॉग। ये होता है, ये दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, क्या है, इसके डीप में मत जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूले वगैरह सारे सेम रहेगा, ठीक है। बस बेस का अंतर है कि वहाँ पर हम डेसिमल वाले भी सारे नंबर ले लेंगे, तो सोचो कितने नंबर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे नेचुरल लॉग में। तो जब कोई बहुत ही छोटी वैल्यू निकालनी होती है, तो बहुत छोटी वैल्यू निकालने के लिए नेचुरल लॉग यूज़ करा जाता है। आपके सिलेबस में लॉगरिथम वाला सेपरेट चैप्टर होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको नहीं करना है, तो हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी ना उतना बीच बीच में बताता हूँ, ज़्यादा फालतू का करने की जरूरत नहीं, ठीक। तो ये तो फॉर्मूले हो गए जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसमें ये 3 फार्मूले रेयरली यूज फार्मूले हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी बता दूँगा, ठीक। उसके बाद आप लिखें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रूल्स, तो डिफरेंशिएशन के रूल्स जो हैं वो 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये मैं तीनों रूल लिखवाऊंगा, तीनों में से शायद एक भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आता चला जाएगा धीरे धीरे सब। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। तो भाई प्रोडक्ट रूल ये होता है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ ऑफ अ प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यानी कि 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 कोई भी एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। लेकिन 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो एक तरीका ये है कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके जो बड़ी एक्सपेंडेड वैल्यू आएगी फिर उसको डिफरेंशिएट करो, एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आसान पड़ता है, उसमें क्या करना होता है कि पहले वाले फंक्शन को एज लिखो एफ एक्स। अभी आपको ये नहीं पता होगा फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा ना कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम ये बोलेंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसलिए इसको एफ एक्स लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ब्रैकेट में एक्स। ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल के नाम पर केवल एक्स ही है, वेरिएबल के नाम पर केवल एक्स है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट। तो एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या है कि पहले क्या करना है, एफ एक्स को एज इट इज रखना है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को एज इट इज रखना है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन रूल। अभी सिर्फ नोट करते जाना, समझ में आएगा क्वेश्चंस में। देखिएगा सेकंड लिखेंगे क्वेश्चन रूल, QUOTIENT क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल नाम से ही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कब मिलता है मेरे को, जब हम डिवाइड करते हैं डिवीजन में क्वेश्चन मिलता है। तो क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स था, अब एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसमें क्या होगा, जी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड लिखेंगे चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, एनी फंक्शन इज रिटन एज द फंक्शन ऑफ another function. If any function is written as the function of another function, then find differential of each function and multiply, then find differential of each function and multiply all of them. Find differential of each function and multiply all of them. सबको multiply करो। इसका एग्जांपल बताता हूँ अभी। ये शायद समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, बाकी इसको भी समझाते हैं। इसका एक एग्जांपल बताना जरूरी है चेन रूल। एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो होता क्या है कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस जनरली होंगे या तो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और या फिर हमारे पास होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक। अब मुझे ये देखना होगा कि ये जो साइन है ये क्या करेगा। साइन क्या करेगा, साइन का जब डिफरेंशिएशन होता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दो फंक्शंस, मुझे यहाँ पर दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करता हूँ, चलिए सिर्फ साइन एक्स की। तो आप साइन एक्स को देखते ही कहेंगे इसमें क्या है, इसमें कौन सा चेन रूल लग रहा है। साइन एक्स को तो डिफरेंशियल में सीधे सीधे पता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। मतलब साइन के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है
उसको जब हम साइन का जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो साइन क्या करेगा, कॉस बना देगा उसका। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। एक्चुअली जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये तो साइन का हो जाएगा, साइन के आगे क्या लिखा हुआ है एक्स, और हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि x क्या है, x एक मोनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है। अगर मान लीजिए यहाँ x प्लस 2 होता तो दो टर्म होती, बाइनोमियल बन जाता, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो cos x इंटू 1, इसी वजह से साइन x के डिफरेंशियल का फॉर्मूला सीधे सीधे cos x ही लिखा हुआ है, क्योंकि साइन के आगे x लिखा हुआ है तो x को फर्दर डिफरेंशिएट भी करा तो रिजल्ट बनाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है मेरे पास, आप वहाँ पे स्क्वायर लिखना पहले, अभी लिख रहा हूँ, अब स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये तो cos x हो गया। अब जरा देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं साइन एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos। साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है उसके आगे वही आ जाएगा, तो साइन के आगे cos लिखा हुआ है तो cos x स्क्वायर बन गया, ठीक है। साइन के आगे x स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी साइन के आगे x स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन का डिफरेंशियल cos हो गया, तो cos x स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स। अब अगला फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन और x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते तो मैंने कहा था प्रोडक्ट रूल, साइन ऑफ x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन का फंक्शन है तो पहले साइन का डिफरेंशियल कर दिया, cos हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर इज जस्ट लाइक दैट x की पावर n, x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होगा n, x की पावर n माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 2x, ठीक है। ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1। पहला क्वेश्चन है इसलिए करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो सीधा याद रखेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ठीक है। ये 2x आ गया, 2x इंटू cos x स्क्वायर, पावर आ गया, 2x स्क्वायर पावर जो है वो आगे आ जाती है और जो पावर है वो एक कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर x क्यूब होगा तो x स्क्वायर बाहर लिखा था तो बाहर मतलब सर ब्रैकेट के बाहर साइन के, हाँ बिल्कुल सही, अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता तो फिर x स्क्वायर को अलग से फिर उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इस साइन x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब अलग अलग अगर होता तो फिर मैं उसमें प्रोडक्ट रूल लगाता, प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन भी करवाता हूँ। अब जरा देखिएगा इसमें ये अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है इसी में कैलकुलस आता है, तो ये वाला चैप्टर 0 के नाम से दे रखा है इसमें, ऐसा लग रहा है चैप्टर 0 के नाम से। अब जरा देखिएगा, ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फाइंड dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। मैं ये सारा बेटा नोट कर लिया। Find dy by dx for the following functions. dy by dx for the following functions। तीन पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है y is equal to x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस
प्लस 1/√x। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 3x की पावर 3/2 प्लस 6x ये दे रखा है। ठीक है, अब dy/dx फाइंड आउट करना है। dy/dx का मतलब क्या हो गया? d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y कितना है? x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10। तो जब नंबर अलग अलग ऐड हो रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंशियल है वो भी सबका अलग अलग हो जाएगा। तो x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4। ये हो गया 5x की पावर 4। आप समझ गए होंगे x की पावर n के जैसा है ये, तो 5 तो फ्रंट में आ गया है ना, और x की पावर में क्या आ गया? 5 - 1, तो 5x की पावर 4 ये हो गया। उसके बाद फिर x क्यूब है, तो x क्यूब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर का 3x की पावर 3 - 1, और फिर कांस्टेंट टर्म है 10, तो 10 का होता है हमेशा कांस्टेंट, अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है अच्छा, अब जरा सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला जो है इसमें देखिए, पहले तो y ही लिखेंगे, dy/dx लिखते हैं तो बाद में, पहले y लिखेंगे सर। y कितना दे रखा है? इधर तो x है, प्लस ये जो √x है, इस √x को क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पर जो √x है डिनोमिनेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 होगा। मुझे ये बता दो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1/2, सीधा शॉर्टकट ले लिया, सीधा लिख दिया ऐसे। अब क्या करेंगे? अब dy/dx करिए, dy/dx, तो इसका मतलब d/dx ऑफ y लिखो x प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ये हो गया। ठीक है, तो तीन अलग अलग टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। बीच में जो साइन है, एडिशन का साइन है, एडिशन लगा दो, सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन लगा दो। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल लगेगा, अगर डिवीजन है तो डिवीजन में ये रूल लगेगा। अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो कोई रूल नहीं, एज इट इज ऐड होता चला जाएगा। x का डिफरेंशियल बोलो, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस x की पावर 1/2 का बोलो 1/2 x की पावर 1/2 -1। ठीक है, n x की पावर n-1। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, प्लस अब ये -1/2 फ्रंट पे आ जाएगा, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, ये हो गया। ठीक है, आगे लिख रहा हूँ मैं इसको। ये हो गया 1 प्लस 1/2 की पावर x की पावर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2। फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -1/2, और x की पावर क्या हो जाएगा? -3/2, -3/2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 1/2 x की पावर 3/2, ये हो गया। अब चाहो तो x की पावर 3/2 को कैसे लिखा जा सकता है वो देख लो। x की पावर 1/2 का मतलब तो √x हो गया ना, तो 1/2 √x माइनस 1/2 x की पावर 3/2 को x √x लिख दूँ क्या? x √x लिख दूँ? नहीं समझे तो बताता हूँ। x की पावर जो 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या हो गया? x की पावर 1/2 की पावर 3। ठीक है भाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। x की पावर
1/2 क्या होता है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्यूब विल बी लाइक दिस, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, और एक रूट एक्स रह गया तो एक्स रूट एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स की पावर 3/2 याद रखिए, सीधा सीधा लिखिए शॉर्टकट, एक्स की पावर 3/2 क्या होता है रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए जरा, थर्ड पार्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जैसे ये था, तो इसमें पहले मेरे को रूट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करना था। इसको x की पावर 1/2 करा, इसको x की पावर -1/2 करा, इसलिए पहले मैंने y को प्रॉपर्ली डिफाइन करा। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा करिए dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ y, और y का मतलब d/dx ऑफ ये पूरी वैल्यूज 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 और प्लस 6x ये हो गया। अभी देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अब याद रखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इस वाले क्वेश्चन में नया क्या है। अभी तक हमने देखा जैसे x की पावर 4 है, अभी तक हमने देखा तो x की पावर 5 था, इधर कोई भी ना कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म कैसे पता चलती है, x वाली टर्म सारी वेरिएबल वाली टर्म होगी, यहाँ पर x लिखा है तो x वाली सारी टर्म वेरिएबल वाली टर्म होगी। इसी वेरिएबल वाली टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं बिगड़ता, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। कांस्टेंट एक्चुअली ये भी एक शॉर्टकट है, बताऊंगा अभी, फिलहाल बस ये याद रखिए, 1 मिनट बाद बताता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन करें, इसमें हम कहेंगे कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट रहता है एज इट इज, तो 5 रहा एज इट इज, और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³ प्लस, अब ऐसी जो ये 3 है, 3 कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 रहा एज इट इज, और x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल कर दिया तो क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, समझ गए। उसके बाद प्लस 6, और x जो है x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 हो गया, 6 रहा एज इट इज, x का डिफरेंशियल हो गया 1। ठीक, ये हो जाएगा 5 4 20x³ प्लस 3 3 9/2 और x की पावर बोलो 9 बिल्कुल सही, x की पावर 1/2 आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 का मतलब रूट x हो गया और प्लस 6 ये हो। ठीक है, अब ये समझाता हूँ, हमें हमेशा एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग कैसे रहा है वो देखिएगा। हमारे पास अब 2 फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, एक x की पावर 4, ऐसे यहाँ पर 3 हो रहा है और x की पावर 3/2, 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई जब होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं लिमिट आर बीच में से। अब देखिएगा जैसे 5x की पावर 4 था, तो 5 जो है इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 4, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 5 का फंक्शन तो नहीं है x की पावर 4, अगर मैं बोलता कि ये साइन x की पावर 4 है तो साइन का फंक्शन होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन होता फिर वो x की पावर 4। अब 5 और x की पावर 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 5 एज इट इज और d/dx ऑफ x की पावर 4, ठीक है, प्लस फिर x की पावर 4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ 5। तो इसमें आप ये देखिएगा 5 एज इट इज रहा और d/dx ऑफ x की पावर 4, ये क्या हो गया 4x³ प्लस x की पावर 4 एज इट इज रहा और d/dx ऑफ 5 क्या होता है 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा तो केवल यही तो बचा 5 × 4x³। तो आप पूरा प्रोडक्ट रूल लगाने में टाइम वेस्ट मत करना,
अगर कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बोलो कि भाई तू एज इट इज रहे, जो वेरिएबल वाला है मैं बस उसको डिफरेंशिएट करूँगा। कांस्टेंट अकेला रह रहा है, अगर अकेला है कांस्टेंट केवल 5 लिखा हुआ होता तो उसका डिफरेंशियल 0 होता। जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अकेला 10 लिखा हुआ था तो अकेले 10 का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज और वेरिएबल वाली टर्म का डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो जी, इसके बाद अगला देखते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें फर्स्ट देखिएगा 3x² + 7 3x² + 7 मल्टीप्लाइड बाई 6x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 6x + 3। सेकेंड पार्ट दे रखा है x² + 1 / x - 2। x² + 1 / x - 2। थर्ड पार्ट है √4x² - 7 √4x² - 7। अब देखिएगा जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि भाई दो फंक्शंस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, d/dx ऑफ 3x² + 7 3x² + 7 into 6x + 3 3x² + 7 into 6x + 3। अब देखिएगा सबसे पहले पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि 3x² + 7 एज इट इज into d/dx of 6x + 3 plus 6x + 3 as it is into d/dx of 3x² + 7। ये हो गया, ठीक है। अब 3x² + 7 as it is into, जब इसका d/dx करेंगे तो 6 will remain as it is और x का डिफरेंशियल होगा 1। ये हो गया 6 into 1 और 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 प्लस 6x + 3 as it is और जब इसका d/dx करेंगे तो 3 will remain as it is और x² का डिफरेंशियल 2x और 7 अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो यहाँ मेरे पास बचता है केवल इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल 6। तो 6 into 3x² + 7, इधर 6x + 3 और यहाँ क्या हो गया 3 2 6x। वो कैसा है ना, हाँ इधर वाला देखिए 6x + 3 एज इट इज, d/dx जब इसका निकालेंगे तो 3 will remain as it is और x² का डिफरेंशियल 2x, 2x की पावर 2 - 2x और 7 अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अब ये 3 2 6x, 6x + 0 मतलब सिर्फ 6x, तो 6x into 6x + 3 एक्सपेंड कर लो, 6 3 18x², 6 7 42, 6x into 6x is 36x², 6x into 3 is 18x, 18x² + 36x² कितना हो जाएगा 54x² plus 18x plus 42। ओके, बताइए भाई सोमेन क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी, बताओ क्लियर है?
यस सर ये ठीक है, चलिए जी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में क्या है कि ये दोनों फंक्शंस जो है डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स और नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया जी एक्स। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जी एक्स का होल स्क्वायर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 2, तो सबसे पहले एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा, जी एक्स एज इट इज, मतलब एक्स माइनस 2 एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब एक्स माइनस 2। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा x माइनस 2, जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 तो अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो उसका तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और 2 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब ये 2x है, 2x इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 2, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 इज माइनस 4x, ठीक है। 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, प्लस 0 करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 0 मतलब 1, मतलब ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा विद माइनस साइन, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, और अपॉन में क्या हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, और माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, फंक्शन का फंक्शन दे रखा है, यहाँ चेन रूल लगेगा। तो आप ये देखिए, ये 4x स्क्वायर माइनस 7 ये एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, और उस पूरे की पावर दे रखी है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। उस पूरे की पावर क्या दे रखी है 1/2, पूरे का अंडर रूट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, बीच वाला ब्रैकेट बोले x माइनस 1 को ना इसको ऐसे ही छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। ऊपर के फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं ना, ऊपर वाले के फैक्टर नहीं हो रहे, तो ऊपर वाले को ऐसे छोड़े, नीचे वाले को ऐसे। आगे चलते हैं। फर्स्ट आंसर निकाला था उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कौन सा वाला बेटा, ये वाला? हाँ, करा जा सकता है, करा जा सकता है। मतलब कॉमन ले लो और देखो, अगर फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं तो करा जा सकता है। अच्छा, अब जरा थर्ड देखते हैं। अच्छा, कई बार ना ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फंक्शन ना 5 तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आइलेट, ऐसे लिखना आइलेट। आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी आपको नहीं करना, 12th क्लास में करेंगे, अभी 11th में तो ज़रूरत नहीं है इसकी। फिजिक्स में पूरे में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनवर्स की। लॉगरिथमिक की ज़रूरत केमिस्ट्री में पड़ सकती है, फिजिक्स में रेयरली कहीं पड़ गई तो पड़ गई, केमिस्ट्री में पड़ती है, फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। तो ये जो तीन है ना, इन तीनों में उलझ कर रहेंगे बस हमें इनको तीनों से उलझना है बस, और कुछ नहीं। अब एल्जेब्रिक का मतलब क्या है, कहीं पर x लिखा है, कहीं x² + 2 लिखा है, कहीं x³ + 3x + 4x कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारा एल्जेब्रिक की कैटेगरी में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ पर भी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक कुछ भी ये लिखा हुआ है तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक की कैटेगरी में आ जाएगा। और जहाँ पर भी कहीं पर कोई पावर है, मान लीजिए बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसकी पावर है, तो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है 4x² - 7, तो इसकी होल पावर दे रखी है 1/2, पूरे का अंडर रूट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करिए और फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। देखिए क्या होता है, एक शॉर्टकट देखो पहले, जो रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स को क्या बोल सकते हैं, x की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल करते हैं d/dx ऑफ रूट एक्स मतलब d/dx ऑफ x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 - 1, 1/2 x की पावर -1/2, इसको नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को ही तो रूट एक्स बोलते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल सीधे सीधे बोला जा सकता है 1/2 रूट एक्स, समझ गए। रूट एक्स का डिफरेंशियल, इतना सब कुछ करने की बजाय सीधे सीधे याद रखिए रूट एक्स का डिफरेंशियल, शॉर्टकट याद रखिए, रूट एक्स का डिफरेंशियल इज 1/2 रूट एक्स। क्लियर, ठीक। थर्ड पार्ट पर आइए, अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्ट में मेरे पास है d/dx ऑफ अंडर रूट 4x² - 7, d/dx ऑफ अंडर रूट 4x² - 7। तो अब आप ये देखिए, ये पूरा बड़ा एक्सपोनेंट, ये जो पूरा का बड़ा जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इस एल्जेब्रिक फंक्शन तक तो तब पहुंचूंगा जब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इससे निपटेंगे। तो ये मानिए जैसे रूट एक्स है, समझ गए, ये मानिए जैसे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो लिखोगे 1/2 रूट 4x² - 7। तो ये आपने क्या करा, ये आपने रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, अंडर रूट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मल्टीप्लाई बाई, अब अंदर तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, इसका अलग से डिफरेंशियल होगा, तो d/dx ऑफ 4x² - 7 ये हो गया। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करा, यहाँ पर भी ऐसा ही करा है। ये रूट एक्स का डिफरेंशियल तो 1/2 रूट एक्स हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाई करेंगे d/dx ऑफ, क्या लिखा हुआ है अंदर x, तो d/dx ऑफ x तो 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से, मतलब इसमें हमने ये भी करा है बाद में, d/dx ऑफ x, मतलब जो अंदर लिखा हुआ है उसको भी तो डिफरेंशिएट करिए, तो वो 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अंदर 1 नहीं लिखा हुआ, 4x² - 7 है, तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। तो ये क्या हो गया 1/2 रूट 4x² - 7, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 4 विल रिमेन एज इट इज, 8x बिल्कुल सही, सिर्फ 8x आएगा, सिर्फ 8x, और -7 को तो भूल जाओ, अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ठीक है। ये 2 से ये कट गया, ये क्या आ गया 4x, तो 4x अपॉन अंडर रूट 4x अपॉन अंडर रूट 4x² - 7। सर ऐसे ही कर सकते हैं सर, बताओ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, आपने क्या करा कि डिफरेंशियल अंदर लेगा पूरे की पावर कर दी 1/2 में। सर ये 8x कैसे होगा, 8x कैसे हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 विल रिमेन एज इट इज, और x² का डिफरेंशियल 2x, तो 4 × 2x 8x है ना, सीधे लिख दिया उसको। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसे ऐसे छोड़ सकते हैं डिनोमिनेटर में, हाँ बस ठीक है, और क्या। चलिए जी अगला देखते हैं।
सर हम अंडर रूट का स्क्वायर करके अंडर रूट हटा नहीं सकते? अंडर रूट का स्क्वायर कैसे करोगे? सर मतलब ये जो 4x स्क्वायर - 7 है इसका होल स्क्वायर करते हैं, हाँ। अंडर रूट हट जाएगा। अरे नहीं, इक्वेशन होगी तभी तो होल स्क्वायर करेंगे। जब इक्वेशन होती है ना भाई, तभी तो कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। सिंगल अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका स्क्वायर या उसका स्क्वायर रूट अपने आप से नहीं करेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन होती है तब इस काम को हम कर सकते हैं। इक्वेशन मतलब जहाँ LHS RHS और बीच में इक्वालिटी साइन, तब कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या क्यूबिंग बोथ साइड्स, वो करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये अंडर रूट भी एक तरह से एक ऑपरेटर हो गया कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो 1/2 रूट x बना देगा। अंडर रूट के अंदर अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो 1/2 रूट अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ठीक है। रूट x था ना, तो रूट x के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है 1/2 रूट x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ अमिताभ, वो क्या आ जाएगा? अभिषेक आ जाएगा। अमिताभ का ही तो डेरिवेटिव है वो, ठीक। ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा ही है कि बायोलॉजिकल टर्म भी है ये, मतलब चिल्ड्रन आर सेड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ये कहा जाता है, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। ये है फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनका डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट है cos EX स्क्वायर प्लस बी। cos EX स्क्वायर प्लस बी। सेकंड है tan क्यूब x। tan क्यूब x। और थर्ड है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। dx ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस b। हाँ जी, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? फंक्शन का फंक्शन है ना, तो पहले cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, बिल्कुल सही। तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, आगे जो भी लिखा हुआ है लिख दो एज इट इज, माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b इनटू d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b ऐसे रहा। और जब d/dx करेंगे ax स्क्वायर प्लस b का तो क्या हो जाएगा भाई? a तो कांस्टेंट है, देखिए जब d/dx लिखा हुआ है x के अलावा जितनी भी टर्म्स है सब कांस्टेंट है, ठीक है। ये मत कहना कि ये नंबर नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक। तो a विल रिमेन एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x, a into 2x। b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया? 0। a into 2x is 2ax, इसको फ्रंट में मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b। फर्स्ट पार्ट ये होगा, बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे जरा। सेकंड पार्ट देखेंगे d/dx ऑफ tan क्यूब x। आप जानते हैं कि tan क्यूब x का मतलब क्या होता है? tan x का होल क्यूब, याद है? ठीक है, जैसे sin स्क्वायर x होता था तो उसका मतलब होता था sin x का होल स्क्वायर, तो ये tan x का होल क्यूब है। d/dx इज इक्वल टू tan x का होल क्यूब, तो क्यूब मतलब पूरे की पावर 3 है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सोचिए अगर x क्यूब होता, अगर सिर्फ ये tan x है, tan x को छोड़ो अभी, सोचो x क्यूब है ये सिर्फ, तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है? x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 माइनस 1, तो x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। तो इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, 3 tan x का स्क्वायर, बिल्कुल से 3
tan x का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद अब हम पहुंचे, ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब अंदर क्या बचा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x, तो dy dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x। tan x का होल स्क्वायर इज कॉल्ड tan स्क्वायर x, तो 3 tan स्क्वायर x, और tan x का डिफरेंशियल इज sec स्क्वायर x, तो इस तरह से 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ये हो गया। क्लियर? चलते हैं आगे। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ कोई फंक्शन का फंक्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूट, बिल्कुल सही। जो आपका मैथ्स का फिजिक्स का जो ग्रुप है उसकी बस चैट डिलीट मत करना, पूरे साल याद रखना। उस पर लिंक्स जो है वो पूरे साल बने रहेंगे, वीडियो कोई नहीं हटाने वाला मैं, वो वीडियो वहीं मिलेगी। कभी भी जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन की है क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो डिफरेंशिएशन की वीडियो आपको वहीं मिलेगी, ग्रुप पर ही मिलेगी। जब आपको देखना हो ग्रुप पर जाकर डिफरेंशिएशन सर्च करो, आ जाएगी वीडियो, ठीक है। अब जरा देखिएगा थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, नई चीज़ है ना हमारे लिए, हम कई बार भूल जाते हैं, तो इसलिए चैट डिलीट मत करना। dy dx ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो भाई 1 प्लस cos x का तो होल स्क्वायर हो गया सबसे पहले, फिर न्यूमरेटर में 1 प्लस cos x एज इट इज इनटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि dy dx ऑफ sin x, ठीक है, माइनस अब sin x एज इट इज इनटू dy dx ऑफ 1 प्लस cos x, ये हो गया, ठीक। अब देखिएगा क्या करना होगा। प्लस cos x एज इट इज, जब dy dx ऑफ sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया cos x माइनस ये sin x से जब dy dx करेंगे 1 प्लस cos x का, तो देखिए 1 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0 प्लस cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लो जरा, तो 1 इंटू cos x इज cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, और जरा देखिए माइनस sin x, और ये प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा, माइनस sin x इंटू माइनस sin x प्लस sin स्क्वायर x, कहाँ पहुँच गए, तो जरा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, ये हो गया cos x, इधर ये cos x बचा, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा 1 cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x से एक 1 प्लस cos x कट नहीं जाएगा, कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस cos x, इसका फाइनल डेरिवेटिव ये है 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है जी। पूरी फिजिक्स में पूरे साल इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन की, दोबारा बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब जरा देखिए cos x इंटू 1 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin x और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस sin x इंटू माइनस sin x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, आइडेंटिटी पड़ी थी 1, तो ये 1 प्लस cos x हो गया, और नीचे भी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो एक 1 प्लस cos x से एक 1 प्लस cos x करेगा, ठीक है जी। अब किसी दिन या तो अगले सैटरडे या संडे को थोड़ा सा ही पोर्शन इंटीग्रेशन का भी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पूरी फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ 11th में भी 12th में भी इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती नहीं है, इतने से आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा,
ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज ही, वो आज ही ट्राई कर लेंगे।